आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में रिंकू सिंह भी है। आंध्र प्रदेश के अल्लावरम इलाके में एक दामाद का अनोखे तरीके से स्वागत हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल स्थानीय निवासी जंगा बुज्जी के घर पर शादी के बाद पहली बार उनके दामाद और बेटी आए तो उनके लिए 630 तरह के व्यंजन बनाए गए। इस शानदार दावत का वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी सांसद रविकिशन महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे जहां उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई। इसका एक वीडियो खुद रविकिशन ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जो वायरल हो गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्नान के बाद पूजा की, साथ ही ये प्रार्थना भी की कि देश के आस्था संस्कृति की प्रतीक पवित्र गंगा और यमुना को निर्मल और अविरल करने का कार्य पूरा हो। ऐतिहासिक अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंत्र, ऐतिहासिक, बड़ा सुंदर है। आना चाहिए, जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो 144 साल फिर जिंदा रहना होगा इस दृश्य को देखने। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आएं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सगाई कर ली। उनकी होने वाली पत्नी यूपी के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज हैं। वो महज 25 साल की उम्र में सांसद बन गई थी। उनके पिता केराकत सीट से विधायक हैं। प्रिया सरोज ने कानून की भी पढ़ाई की है। पेरू में अमेजोन के जंगलों में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि लड़खड़ाता हेलीकॉप्टर पहाड़ी पर किसी तरह लैंडिंग करने में कामयाब रहा। राहत की बात यह भी रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के दौरान हेलीकॉप्टर में 11 लोग मौजूद थे। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद सुरक्षा पर उठ रहे सवाल से जुड़ी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले का मुंबई पुलिस अब तक कोई पता नहीं लगा सकी। सैफ मामले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि अब एक और अभिनेता की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सैफ अली खान पर हमले से 2 दिन पहले एक शख्स ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी रेकी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश में जुटी है। ऐसे में जरूरी है कि मायानगरी मुंबई में अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा को लेकर भी खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर घर में हमले के बाद उनका परिवार सदमे में है। इस मामले को जिसने भी देखा सुना हैरान रह गया। हालांकि हमले में बुरी तरह घायल हुए सैफ अली खान अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दिया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजरी, स्पाइनल के पास की इंजरी होते, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीग की रिपेयर की जो सर्जरी होते, उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी। और उनको अभी हॉस्पिटल में हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि घर पे रेस्ट कर सकते हैं, डिस्चार्ज करें।
सैफ पर हुए हमले को लेकर एक्टर शाहिद कपूर ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अमूमन मुंबई में ऐसा होता नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न्ड हैं, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई लेडीज हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बॉलीवुड एक्टर्स को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछले साल 2024 में सलमान खान को धमकी मिली और फिर उनके घर पर गोलीबारी भी हुई। वहीं सलमान के बाद निशाने पर आए शाहरुख खान। 7 नवंबर 2024 को शाहरुख को भी जान से मारने की धमकी मिली और अब 16 जनवरी को सैफ अली खान पर एक चोर ने घर में घुसकर उन पर चाकू से 6 वार किया। बॉलीवुड के सितारों के साथ इन घटनाओं ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सलमान खान के घर के बाहर और सैफ अली खान के घर के अंदर तो हमला हो गया, लेकिन इन हमलों का निशाना शाहरुख खान भी हो सकते थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भी रेकी की थी। एक व्यक्ति ने सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर उन पर हमला किया। उसके बाद और एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है, वो ये है कि शाहरुख खान की घर की रेकी हो रही थी और शायद पुलिस को ये शक है कि ये रेकी वही आदमी कर रहा था जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है। इस वक्त हम रिट्रीट हाउस नामक एक प्रॉपर्टी पे है। चर्च की प्रॉपर्टी मान जाती है रिट्रीट हाउस। अगर आप कहें तो शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था। इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रेकी हो रही थी। वो व्यक्ति कहाँ से सीढ़ी लाया और किस तरह से उसने रेकी की है, इस पर सवाल उठ रहा है। पुलिस ने तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। सबसे चौंका देने वाली खबर यही है कि इस व्यक्ति का जिसने शाहरुख खान के घर पर 14 तारीख को रेकी की है, उसका और सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ है उसकी कद और काठी जो है वो मिलती जुलती है, यानी कि एक ही व्यक्ति ने ऐसा किया है और इससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हुए दिख रहे हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर जो मंडराता हुआ खतरा है ये और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैफ अली खान के बाद शाहरुख खान के घर की रेकी हुई थी 14 जनवरी को। वही व्यक्ति हो सकता है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद माया नगरी, खासतौर पर बांद्रा इलाके की सुरक्षा व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद इस मामले ने जोर पकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हाई प्रोफाइल इलाके में सेंधमारी और चोरियां नहीं होती रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या पर एक व्यक्ति ने बांद्रा में ब्रिटिश पेट्रोलियम के भारत प्रमुख के आवास में सेंध लगाई और 50 लाख रुपए के कीमती सामान चुरा लिए, जिसमें लग्जरी घड़ियां और उद्योगपति मुकेश अंबानी का एक उपहार शामिल है। उसी रात एक अज्ञात लुटेरे ने सेंट मार्टिन रोड पर एक लॉ फर्म के कार्यालय में सेंध लगाई और एक एयर कंडीशनर लूट लिया। इससे पहले 29 दिसंबर को कारोबारी आशीष गांधी की कीमती साइकिल लिंकिंग रोड से दिन दहाड़े लूट ली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को लुटेरों ने एमईटी कॉलेज के पास जनरल अरुण कुमार वैद्य क्लब के स्टोर रूम में सेंध लगाई और 16,000 रुपए की 10 एलईडी लाइटें चुरा ली। पुलिस के मुताबिक दिसंबर 2024 में अकेले बांद्रा में सेंधमारी और डकैती से जुड़ी कम से कम 4 एफआईआर और मोबाइल एवं वाहन चोरी से जुड़ी 8 एफआईआर दर्ज की गई थी। मेरी बिल्डिंग स्काइपर टावर सैफ की बिल्डिंग के बाजू वाली गली में है और बड़ी हैरत की बात है कि 5 जनवरी के दिन हमारी बिल्डिंग में 2 चोर घुसे और सिक्योरिटी के ने और बाहर के कुछ और लड़कों ने एक चोर को धड़ दबोच लिया और उसे हमारे गेट पे लाए। हम नीचे उतरे बिल्डिंग वाले, हमने 100 पे फ़ोन किया। रात को 12-1 बजे की घटना है और हमने 100 पे फ़ोन किया। पुलिस की जीप आई, वो एक चोर को बिठा के ले गई और हमारे सिक्योरिटी को भी लेके गई कि आप कंप्लेंट करो। थोड़ी देर के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से मेरे सिक्योरिटी वाले को छोड़ दिया गया, बोले आप घर चले जाओ, हम देख लेंगे। और हैरत की बात और ताज्जुब की बात यह है कि 2 घंटे के बाद वो चोर फिर हमारे गेट पे आता है,
हमारे सिक्योरिटी वाले को थ्रेटन करता है, बिल्डिंग वालों को थ्रेटन करके फिर भाग जाता है। यहाँ पे तो चोरी की वारदात बढ़ती ही चली जा रही है और हमारे जो पुलिस प्रशासन है थोड़ा उनको एक्टिव होना चाहिए और हर जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसको देखें और कानूनी रूप से उनके कार्रवाई की जाए। और मैं भी यही चाहता हूँ, हर इंसान यही चाहता है कि जो भी जहाँ पे भी हो न्याय मिलना चाहिए, चाहे प्रशासन की तरफ से हो चाहे कोर्ट कचहरी की तरफ से हो, हमको न्याय चाहिए। बात खत्म हो गई। इस समय तो जबकि ये था कि बम्बई पुलिस सबसे टॉप पर थी, लेकिन इस समय बम्बई पुलिस से कोई भी इस तरह का दिखता नहीं है जिससे कि मालूम पड़े कि औरतें सुरक्षित हैं या आम पब्लिक सुरक्षित है। आए दिन क्राइम इंक्रीज पे इंक्रीज हुए जा रहे हैं। आपका भी घर सुरक्षित है? तो जोर आ जाएगा। कह नहीं सकते सर, कहने को तो हमारे यहाँ भी वॉचमैन वगैरह है, लेकिन आ भी जाएगा तो क्या होगा, पुलिस लेके जाएगी, बाद में उनको हिदायत दे दी जाएगी कि भाई आगे से ऐसे नहीं करना, और फिर वही होने वाला है। मुंबई के बांद्रा इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित भी हुई है। गौरतलब है कि इस इलाके में फिल्मी सितारों का घर है और इसी इलाके में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। हालांकि पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने, स्पेशली बांद्रा पुलिस ने चुप्पी साधे रखी है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल लगातार जारी है। जाहिर है सैफ अली खान पर हुए हमले ने मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरी है कि माया नगरी मुंबई में अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में अब तक 7.5 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के पराक्रम की एक और झलक देखने को मिली। दरअसल आज वहां रिहर्सल हुई। इस दौरान सेना की अलग अलग टुकड़ियां अभ्यास के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंची। इस मौके पर सेना के वाहन, टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई हथियार भी नजर आए। दिल्ली की हरिनगर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक राजकुमारी ढिल्लों भावुक नजर आए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पहले राजकुमारी को ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नॉमिनेशन के आखिरी वक्त में उनका टिकट काट दिया गया। इस सीट पर सुरेंद्र सेतिया को उम्मीदवार बनाया गया, जिससे विधायक राजकुमारी काफी आहत हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इनमें 10 लाख कल्पवासी शामिल रहे। इस तरह अब तक वहां करीब 7.5 करोड़ श्रद्धालु और साधु संत आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना गणेश जी को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। दरअसल यहां 3 दिवसीय चतुर्थी मेले का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कलेक्टर और निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान तिल चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश का 3 करोड़ रुपए के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। झारखंड के रामगढ़ में पुलिस ने हेलमेट नहीं लगाने वाले बाइक वालों को गांधीगिरी से सबक सिखाया। दरअसल बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए बाइक चलाने वालों को हेलमेट दिए गए। हेलमेट नहीं लगाने के बावजूद उनके चालान नहीं काटे और आगे से हमेशा दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने की सलाह दी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए। बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए कुछ वादे किए और कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे। वहीं आयुष्मान योजना और दिल्ली सरकार की ओर से मिलाकर 10 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी की नकल करार दिया है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए पूछा कि बीजेपी फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रही है। दिल्ली के चुनाव में मुफ्त की बहार है। जनता के लिए हर पार्टी ने मुफ्त वाले वादों का पिटारा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद इस बार बीजेपी ने भी फ्री वाली रेवड़ियों के वादों की झड़ी लगा दी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया।
बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और सिलेंडर पर सब्सिडी का वादा किया और कहा कि आपदा वाली पार्टी सिर्फ वादे करती है, उसे कभी पूरा नहीं करती। पर बीजेपी अपने वादे पर कायम रहती है। इस पर पलटवार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया। कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अभी भी 5 साल बीजेपी को विपक्ष में बैठना होगा। नड्डा जी के लिए तो खास तौर पे बड़ा अफसोस होता है। बेचारों को हमेशा ऐसी जगह आगे कर दिया जाता है जहां हार निश्चित हो। 27 साल से बीजेपी अपना खाता दिल्ली में नहीं खोल पा रही, अब फिर 5 साल और दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। नड्डा साहब को आगे कर दिया गया। बीजेपी ने मतदाताओं, खासकर महिलाओं को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। होली दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो और जो जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेट्रो किराए में भी छात्रों को 50% छूट देने की बात की है। केजरीवाल चाहते हैं कि छात्रों के 50% किराए का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाए। केजरीवाल के इस वादे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कहा कि चुनाव के वक्त ही इन्हें ऐसे स्कीम क्यों याद आते हैं, बीते 10 साल क्या किया। मेट्रो इतने सालों से चल रही है, बीच बीच में आपने शगुफा छोड़ा कि हम 50% कर देंगे, हम 20% कर देंगे, हम 25% कर देंगे। अरे आपको करना करिए, भारत सरकार इसमें देगी नहीं देगी वो जाने। ये दिल्ली का बिल्कुल भट्टा बैठा देंगे और केवल झूठे वायदे करेंगे, कर पाएंगे नहीं क्योंकि इनके पास पैसा है। फिर रोते रहेंगे कि भारत सरकार ने मुझे काम नहीं करने दिया। चुनाव से पहले दिल्ली वालों के बीच ये भ्रम भी फैलाने की कोशिश की गई थी कि अगर बीजेपी की सरकार आए तो अभी चल रही सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आज बीजेपी अध्यक्ष ने साफ साफ कहा कि दिल्ली की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। इस पर केजरीवाल ने चुटकी ली। कहा कि अगर वही योजनाएं चलानी है तो फिर बीजेपी का क्या काम। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मोदी जी आए और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है,
भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। दिल्ली के दंगल को फतेह करने के लिए तीनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उस दिन ये तय हो जाएगा कि जनता को किसके वादों और दावों पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 423 अंक लुढ़ककर 76,619 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 109 अंक फिसला, ये 23,203 पर आ गया। कारोबार के दौरान बैंक, आईटी, टेक और ऑटो सेक्टर के शेयरों में कमजोरी रही। सोने की कीमतों में उछाल जारी है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 82,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के दाम घटे, चांदी 500 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 93,500 रुपए पर आ गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 1 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 62 पैसे हो गई। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के पहले दिन देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी मच अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी ई-विटारा से पर्दा उठा दिया। कंपनी ने इसे 2 बैटरी पैक के साथ बाजार में पेश किया है और दावा है कि फुल चार्ज पर ये 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। मारुति ई-विटारा एडवांस फीचर्स से लैस है। इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, हीटेड मिरर और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी हुंडई ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई क्रेटा ईवी को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया। कंपनी ने इसे दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में ग्लोबली अनवील किया। हुंडई की इस नई कार में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 ड्राइव मोड दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये कार 7.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय क्रिकेटरों के लिए बने नए नियमों की। दरअसल बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। ये पॉलिसी भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन को सुधारने के लिए लागू की गई है। नई पॉलिसी के तहत सभी खिलाड़ियों को मैच और प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम के साथ आना जाना होगा। परिवार के साथ अलग यात्रा की व्यवस्था को बंद किया गया है ताकि अनुशासन और टीम भावना बनी रहे। विदेशी दौरों पर खिलाड़ियों के साथ परिवारों को रहने के लिए केवल 2 सप्ताह की अवधि को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय टीम में चयन और केंद्रीय अनुबंध के लिए खिलाड़ियों का घरेलू मैचों में खेलना जरूरी है। खिलाड़ियों को सीरीज या फिर टूर के दौरान किसी भी तरह के एड शूट या फिर निजी शूट में भाग लेने की अनुमति नहीं है। पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि टूर्नामेंट समाप्त होने से पहले खिलाड़ी घर नहीं लौटेंगे। अगर कोई सीरीज या टूर्नामेंट तय समय से पहले समाप्त हो जाए तब भी खिलाड़ी जल्दी घर नहीं लौट सकते। बोर्ड की नई पॉलिसी में कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने पर खिलाड़ी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें संबंधित खिलाड़ी को आईपीएल सहित बीसीसीआई की ओर से आयोजित सभी टूर्नामेंट में भाग लेने से रोकना शामिल है। इसके अलावा बीसीसीआई के खिलाड़ी के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने या फिर रिटेनर राशि या फिर मैच फीस में कटौती करना भी शामिल है। जाहिर है बीसीसीआई के नए नियम खिलाड़ियों के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका मकसद खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारना है। इस मुद्दे पर क्रिकेट प्रेमी क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कई नए रूल्स आए हैं जिसमें ये भी है कि आप परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकते हैं। टूर पे जितना लंबा टूर है तो 2 हफ्ते का पीरियड सेट कर दिया गया है, उतना ही आपकी फैमिली के लिए अलाउड है। उससे ज्यादा समय अगर कोई भी प्लेयर अपनी फैमिली के साथ चाहता है तो उसका जो चार्जेस है वो प्लेयर को खुद उसका भुगतान करना पड़ेगा, जबकि 2 हफ्ते का जो टाइम स्पैन है उसका भुगतान, उसका जो भी खर्चा है वो बीसीसीआई हैंडल करेगी। तो उसमें आपका क्या मानना है? जी डेफिनेटली, अब प्लेयर्स जब टीम के साथ जाते हैं तो उनका जो साथ में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो फैमिली के साथ जाएंगे तो नेचुरली वो अपने फैमिली को भी टाइम देंगे। टीम के साथ आप इतना क्रूशल सीरीज के लिए आप जा रहे हो तो आपको एक टीम गेम है तो बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है।
तो आप उस समय, वो ऐसा समय होता है जब आपको हर खिलाड़ी से इंटरेक्ट करके रहना पड़ता है, क्योंकि जब गेम के अंदर आप होते हो तो बॉलर हो गया तो फील्डर्स होते हैं, बैट्समैन हो गया तो उनका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्या सामान से भी फर्क पड़ता है? सामान को लेके क्यों स्ट्रिक्टनेस आना जरूरी है? बिल्कुल सही है ये चीज, क्योंकि इफ आप ज्यादा कैरी कर रहे हो तो आप खुद पे करो उस चीज का। वो चीज बीसीसीआई क्यों, और उसमें से आपको मैच फीसेस भी मिलती है हर मैच की, तो आप उस चीज से पे करो ना, मैच फीसेस को दे के पे करो। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रिकेट एक ऐसा टीम गेम है, और टीम गेम के अंदर जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी टीम के अंदर, वो गेम नहीं होगा। वो आजकल के जो प्लेयर होते हैं वो अपना देखते हैं और खुद के लिए खेलते हैं, पर जो क्रिकेट है वो एक टीम गेम है, तो बॉन्डिंग के साथ खेलेंगे तभी जाके जीतने का जब विनिंग्स जो अपने परसेंटेज होते हैं वही बनेंगे। फैमिली टाइम का जब तक बात हम करते हैं तो इट्स लाइक आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं स्केड्यूल। ऐसा तो नहीं है कि आप 365 डेज क्रिकेट खेलते हैं, तो आप अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हैं फैमिली टाइम। बट आई थिंक अगर आप नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी एक नेशनल ड्यूटी होती है जो आपको क्रिकेट को पहले रखना होता है। पर आई थिंक ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो आई थिंक यू कैन मैनेज टाइम इजीली। ऑनेस्टली अगर आप टीम के साथ हैं तो यू आर ऑन अ नेशनल ड्यूटी, एंड अगर आप नेशनल ड्यूटी पे हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, एंड यू नीड टू परफॉर्म इट, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द टीम। तो आप अगर टीम के साथ रहते हैं, अगर सीरीज पहले भी खत्म हो जाती है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ऑफ कोर्स इट कैन बी अ लिटिल मेंटली ड्रेनिंग, बट अगर आप इंडिया खेल रहे हैं विच इज़ अ वेरी बिग स्टेज एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ ड्रीम ऑफ मिलियंस, तो आपको उतना सैक्रिफाइस करना तो बनता है। तो इफ यू सैक्रिफाइस समथिंग दैट इज व्हेन यू गेट समथिंग। माइक्रोसॉफ्ट का अहम फैसला। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। गृह मंत्रालय की साइबर विंग I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने लोन ऐप को लेकर फिर अलर्ट जारी किया। इसमें बताया गया कि किसी भी लोन ऐप का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा ऐप की जांच पड़ताल कर लें। I4C के मुताबिक कई ऐप विरोधी विदेशी संस्थाओं की हो सकती हैं, जिससे आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है, यानी इसके जरिए आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। मेटा भारत में व्हाट्सएप से जुड़े कुछ फीचर वापस ले सकती है। दरअसल CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को सख्त निर्देश दिए थे। CCI ने मेटा पर व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। मेटा पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल किया। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज 10 का सपोर्ट बंद कर देगी, इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। वो विंडोज 10 पर सपोर्ट 14 अक्टूबर तक ही देगी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पेंटिंग्स हर कला प्रेमी के दिल के नजदीक होती है, और अगर रंगों से उकेरी हुई ये पेंटिंग्स प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंग से जुड़ी हुई हो तो कहना ही क्या। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक प्रदर्शनी के दौरान इसी की एक वानगी देखने को मिली। यहां रामलला की प्रतिमा की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गई है। कैनवस पर साकार हुए श्री राम के जीवन प्रसंग। एक्रेलिक रंगों से बनाई पेंटिंग्स ने किया मंत्रमुग्ध। जनमानस के तन मन में समाये प्रभु राम के जीवन प्रसंगों को समेटती ये प्रदर्शनी जयपुर में लगाई गई। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित चतुर्दक आर्ट गैलरी में लगी इस प्रदर्शनी को देखने दूर दूर से कला प्रेमी आ रहे हैं। इस भीड़ में कला के कद्रदान भी हैं और कलाकार भी, जिन्होंने कैनवस पर रंग भरकर अपनी कला के माध्यम से प्रभु राम के लिए अपनी आस्था जताई। मैंने हनुमान जी को और प्रभु श्री राम को उनके पीछे एक छवि की तरह दिखाया है कि भगत भगवान को जब याद करता है तो वो मतलब प्रभु उनके हमेशा इर्द गिर्द ही होते हैं। यानी कि उस पेंटिंग्स में भी आपको पीछे एक छवि की तरह दिखेंगे कि रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया, तो उस तरीके से प्रभु उनके पीछे मौजूद है। अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर यहां श्री राम कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के 20 वरिष्ठ और युवा चित्रकार और कला के छात्रों ने भी शिविर में ये पेंटिंग्स तैयार की, जिनमें अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमा की पेंटिंग भी है।
जो उस टाइम पे राम जी की जो मूर्ति था और जो पहला श्रृंगार उस मूर्ति का हुआ था, और ऐसे सबने उस टाइम में नोटिस किया था। जो मूर्ति थी ना, उसका जब श्रृंगार हुआ था तो मूर्ति के हाव भाव पूरे बदल गए थे, ये सबने नोटिस किया था। तो मैंने मतलब पूरी कोशिश करी है कि मैं वैसे हाव भाव या वो श्रृंगार पूरा लेकर आ सकूं मेरी पेंटिंग में। मेरे को जैसे टॉपिक मिला था कि रावण जटायु का युद्ध दिखाना है, तो उसके हिसाब से फिर मैंने प्रिपेयर किया, माइंड में एक इमेज आई कि कैसे कैसे बना सकते हैं। उस हिसाब से जो भी लगा कि हाँ ये सूटेबल रहेगा, फिर उसके हिसाब से ड्राइंग करके और वो जो भी कलर टोन्स हैं उनका यूज करके वो दिखाने की कोशिश की, जैसे वो इम्प्रेसिव भी लगे और कम टाइम में बन भी जाए, अच्छा भी लगे। प्रदर्शनी में बालकांड से शुरू होकर सीता स्वयंवर, वन गमन, सीता हरण, लंका दहन, राम सेतु निर्माण, रावण वध, लंका विजय और राम दरबार के चित्र लगाए गए हैं। हमारा उद्देश्य था एक कार्यशाला आयोजित करने का। वो आज इन सब पेंटिंग्स को देख के लग रहा है कि पूरी जो रामायण की कहानी है वो एक वन गो में हम इसके थ्रू देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर सभी चित्रकारों ने पेंटिंग्स की है, जो एक्चुअली लग रहा है कि पेंटिंग ना होके एक फिल्म चल रही है उनकी जीवन पे। इस प्रदर्शनी में कुल 63 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। 20 जनवरी तक मनमोहक पेंटिंग्स की ये प्रदर्शनी चतुर्दिक आर्ट गैलरी को सुशोभित करेंगी। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।